Good morning, students. Today we'll start with part 3 of human health and diseases. And as we were talking about different diseases caused by various pathogens like viruses and bacteria, etc. So today I am going to tell you something about different more diseases, that is amoebiasis. अमीबियासिस जो है इसको हम अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। और अमीबिक डिसेंट्री जो है इट इज़ कॉज्ड बाय द पैथोजन दैट इज़ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। व्हाट इट इज़? दैट इज़ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये एक प्रोटोजोआ होता है और इसके कारण जो है अमीबिक डिसेंट्री होती है। ऑर्गन्स जो इससे अफेक्टेड होते हैं, अगर डिसेंट्री है तो हम इससे समझ सकते हैं कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है इट इज़ अफेक्टेड इन दिस डिजीज़। एंड मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन अगेन वही कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, और इसका जो वेक्टर होगा दैट विल बी द हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई इट इज़ द मैकेनिकल कैरियर फॉर दिस डिजीज़। और किस तरीके से? जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर विद द फीकल मैटर, जिस पे कि मक्खियाँ अगर बैठ जाती हैं और फिर वो फूड पे बैठती हैं तो जाके ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। सिम्टम्स किस तरीके से होंगे? अगेन कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, मरोड़ों के साथ पेट में दर्द होगा, और जो स्टूल्स जो फीसेस होंगी उसमें एक्सेस म्यूकस, और सीवियर कंडीशंस में इसमें ब्लड जो है वो भी फीसेस में आने लगेगा। दिस वाज अमीबियासिस। सो अमीबियासिस इट इज़ कॉज्ड बाय एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या है? इट इज़ अ प्रोटोजोन। और organs affected, that is the large intestine in the man. And method of transmission, housefly which is a mechanical carrier, और contamination of food and water with the fecal matter। और symptoms जो होंगे इसके constipation है, पेट दर्द है, मरोड़ों के साथ पेट दर्द, that is the cramps। एंड जो म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स जो हैं वो एक्सेस में स्टूल्स में या फीसेस में आएंगे। See, this is the figure of ant amoeba histolytica. Now we will see ascariasis. Ascaris आपने क्लास 11th में भी देखा था। They are commonly called as the roundworms. Ascahelminthes phylum को बिलोंग करते हैं। और जो इसका पैथोजन है इस बीमारी के लिए दैट इज़ एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। अब ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि पैथोजन ऑर्गेनिज्म क्या है। तो एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, दिस इज़ अ नेमेटोड। नेमेटोडा ग्रुप में था ये, तो दिस इज़ अ नेमेटोड एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड विच इज़ द पैथोजन फॉर द डिजीज़ एस्कैरियासिस। और ऑर्गन्स अफेक्टेड अगेन द इंटेस्टाइन ऑफ द मैन। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन सेम, अगर इंटेस्टाइन ज़्यादा करके अफेक्टेड होगी जिस जगह पर, वहाँ पर कंटामिनेटेड फूड और वाटर होगा। सिम्टम्स अगेन इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। जो पूरे की पूरी इंटेस्टाइन है उसके अंदर क्या होगा, ये जो एस्कैरी से ही इतने ज़्यादा अपना नंबर बढ़ा लेती है जिससे कि जो पूरा का पूरा इंटेस्टाइनल जो पैसेज है वो क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। से इन दिस वे कैन सी, ये देखिए ये अंदर ये इंटेस्टाइनल पैसेज के अंदर ये ब्लॉकेज हो जाता है बाय दिस एस्कैरीज। एस्कैरिस इन्फेक्शन। नाउ वी विल सी एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस आपने हाथी पाँव के बारे में भी सुना होगा, जो पैर ऐसे मोटे मोटे हो जाते हैं। द पैथोजन और द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इट इज़ वाउचेरेरिया। ये भी एक तरह का राउंडवर्म ही होता है। दो तरह के यहाँ पर निमेटोड्स हैं विच कॉजेज दिस डिजीज़, दैट इज़ वाउचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई एंड वाउचेरेरिया मलाई। देखिए ये आपको याद रखना है, वाउचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई एंड वाउचेरेरिया मलाई। These are the nematode parasite which causes elephantiasis. And the organs affected, they are the lymphatic vessels, मतलब जहाँ जहाँ पर भी lymph की vessels होंगी उस जगह पर ये होगा। of the कहाँ पर?
जो लोअर लिम्स होंगे और जो जेनाइटल ऑर्गन्स होंगे वहाँ पर जो लिम्फेटिक वेसल्स होंगे उस जगह पर जो है ये अफेक्शन इसका जो है वो ज़्यादा होगा, दैट एरिया विल बी अफेक्टेड। और मेथड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किस तरीके से ये फैलता है, दैट इज़ द जो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है। अब यहाँ पर देखिए वहाँ पर फीमेल एनाफिलिस था फॉर द मलेरिया, यहाँ पर जो है दैट इज़ द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये क्या कर रहा है, इट इज़ द कैरियर और इट इज़ द वेक्टर फॉर द पैथोजन वाउचेरेरिया, या इसके काटने से जो है ये इन्फेक्शन फैलता है। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेन घाव किस जगह पर होगा, जहाँ पर ये काफ़ी सालों तक जब ये रहेगा उस जगह पर उन ऑर्गन्स में क्या होगा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगा। और ये जब ऑर्गन के अंदर बहुत सालों तक रहते हैं, जैसे कि लोअर लिम में, स्क्रॉटम में, पेनिस में, इस जगह पर क्या होगा, एबनॉर्मल स्वेलिंग या सूजन जो है वो आ जाती है। ये हम फिगर में देखेंगे। सो एलिफेंटियासिस, it is caused by a nematode parasite Vauchereria bancrofti and Vauchereria malai। और ऑर्गन्स कौन से अफेक्टेड है, दैट इज़ द जो लोअर लिम्स और जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं इसके लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं इससे अफेक्टेड होंगे। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन दैट इज़ द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, और इसके सिम्टम्स होंगे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन्स वेयर दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, जिस भी ऑर्गन में ये काफ़ी सालों तक रहेंगे उस जगह पर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगा और एबनॉर्मल स्वेलिंग हो जाएगी लोअर लिम्स में, स्क्रॉटम और पेनिस वाले एरिया में। हैंस ये डिजीज़ में चूँकि एकदम बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस। और इन वर्म्स को हम फाइलेरियल वर्म्स भी कहते हैं और इस बीमारी को हम फाइलेरिया भी बोलते हैं। सो दिस डिजीज़ इट इज़ ऑल्सो नेम्ड एज एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस। So this is Vauchereria worm or the filarial worm, the Vauchereria bancrofti. See, in this way this is the abnormal swelling, the lower limbs। ये देखिए lower limbs पे ये abnormal swelling है। abnormal swelling क्यों हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर ये worms कई सारे सालों तक लगातार रहने से अपना नंबर इनका बढ़ जाता है। ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होके इस एरिया में, दिस आर द लोअर लिम्ब एरिया, यहाँ पर क्या होगा, एबनॉर्मल स्वेलिंग हो जाती है। नाउ विल सी द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द रिंग वर्म्स। पैथोजन इसके लिए है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन। ये तीनों क्या हैं, दे ऑल आर द फंगस। और इनसे जो होते हैं रिंग वर्म्स होते हैं। आपने जनरली देखा होगा कि गर्दन के वहाँ पर ऐसे गोल गोल सा हो जाता है, उससे ईचिंग या खुजली जैसी महसूस होती है। तो स्किन, नेल्स, फोल्ड्स ऑफ द स्किन, ग्रोइन एरियाज़ जो होते हैं, जहाँ पर हमारे जैसे पैर और जो एब्डोमेन के साइड का जो एरिया होता है दैट इज़ कॉल्ड द ग्रोइन एरिया, उस जगह पर क्या होता है कि यहाँ पर ये जो है दीज आर द ऑर्गन्स अफेक्टेड। और मेथड ऑफ ट्रांसमिशन इसका वही है कि अगर हम जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है उसके टॉवल, कोम, क्लोथ्स को यूज़ करें। ये बीमारी जनरली सॉइल से भी आती है और इसके सिम्टम्स होंगे एकदम खुजली होने से, स्किन, नेल्स, स्कैल्प वगैरह में ड्राई, स्केली। हम देखते हैं जिस जगह पर खुजली होती है तो सफ़ेद सफ़ेद चमड़ी जो है सूखी सूखी सी दिखाई देती है। सो उसको हम कहते हैं अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स ऑन द स्किन, नेल्स एंड द स्कैल्प। और फिर एकदम घाव से बन जाते हैं अगर हम लगातार खुजली करते हैं तो। और इसके कारण ये जनरली इस एरिया को सूखा रखा जाता है जिससे कि ये फंगी ग्रो नहीं करती, क्योंकि फंगी जो होती है उसको ग्रो करने के लिए हीट और मॉइस्चर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जिस जगह पर गर्मी और मॉइस्चर वाला एटमॉस्फेयर मिलेगा उस जगह पर जो है ये फंगी ग्रो करेंगे। तो यहाँ पर ये तीनों आपको जो हैं ये नाम याद रखने पड़ेंगे। दिस आर द पैथोजेंस विच कॉजेज द रिंगवर्म्स, दैट इज़ द माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन। These are the fungi which causes ringworms। ये देखिए इस तरीके से स्किन में हो जाता है ये तो रिंगवर्म्स। ये फंगस है ये। अब
हम देखते हैं कि जिस तरीके से जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ेज़ हैं वो अगर हैं तो उनको हम कंट्रोल किस तरीके से करें। वेक्टर बोर्न यानी कि जैसे मच्छर है वो मलेरिया फैला रहे हैं, फाइलेरियासिस फैला रहे हैं, तो इस तरीके से हमको ऐसे जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ेज़ हैं उनसे हम कैसे प्रिवेंशन करें। तो टू कंट्रोल और एलिमिनेट द वेक्टर्स एंड द ब्रीडिंग प्लेसेस, जिस जगह पर भी वो वेक्टर्स हैं या उनके जो ब्रीडिंग प्लेसेस है जहाँ से कि वो उनका रिप्रोडक्शन हो रहा है, उस एरिया को ही हम क्या करें, उसको एलिमिनेट करें या उसको ख़त्म करें। कैसे कि अवॉइडिंग द स्टैग्नेशन ऑफ द वाटर इन एंड अराउंड द रेसिडेंशियल एरिया, जो भी रेसिडेंशियल एरिया है जहाँ पर भी रहने वाली जगह, उस जगह पर कहीं पर भी पानी जो है वो रुका हुआ नहीं होना चाहिए। रेगुलर हम देखते हैं जो कूलर्स वगैरह रहते हैं उसमें भी स्टैग्नेंट वाटर रहता है, तो दैट शुड ऑल्सो बी क्लीन रेगुलरली। मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करना चाहिए। नाउ वन मोर थिंग, ये जो एक है दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, जो पॉन्ड्स वगैरह रहते हैं जिससे कि जहाँ पर कि मच्छरों के लार्वे वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर ये एक फ़िश का नाम दिया है, दैट इज़ द गम्बूसिया फ़िश। ये गम्बूसिया फ़िश जो है इसको हम क्या करते हैं, पॉन्ड्स में इंट्रोड्यूस कराते हैं, और ये फ़िशेस जो होती हैं इनका जो फूड होता है दैट इज़ द मॉस्किटो लार्वे। तो ये जो गम्बूसिया फ़िशेस हैं व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन द पॉन्ड्स, तो वहाँ पर क्या करते हैं, दे फीड ऑन द मॉस्किटो लार्वे। और साथ में स्प्रेइंग ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स इन द डिचेस एंड द ड्रेनेज एरियाज एंड द स्वैम्प, जो भी दलदली जगह हैं, कीचड़ वाली जगह हैं, गड्ढे हैं, ड्रेनेज एरिया हैं, खुली नालियाँ वगैरह हैं, वहाँ पर क्या किया जाएगा, इंसेक्टिसाइड का छिड़काव किया जाएगा। और विंडोज़ और जो डोर्स हैं उस पे हम वायर मैश लगा के जो मच्छर की जालियाँ होती है वो लगाएंगे। साथ में ऑल दिस प्रिकॉशंस अगर हम रखते हैं, दिस ऑल प्रिकॉशंस इफ़ दे आर केप्ट, सो the diseases like dengue, chikungunya, malaria, filaria, etc. can be prevented. The next part comes that is called as immunization. आप सबको immunization के बारे में पता होगा कि जैसे बीमारियां हैं, पोलियो है, डिप्थीरिया है, निमोनिया, टिटनस, स्मॉल पॉक्स, ये सब के लिए क्या हो रहा है कि वैक्सीनेशन कराया जाता है, या उसके लिए पहले से ही बच्चे को इम्यून कर दिया जाता है, जिससे कि बॉडी के अंदर या होस्ट के अंदर किसी खास बीमारी से लड़ने के लिए उसके इम्यून सिस्टम में इम्यूनिटी पहले से ही डाल दी जाए। इसको हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। लेट अस सी द मैसिव इम्यूनाइजेशन, देयर इज़ अ कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ डिजीज़ लाइक द स्मॉल पॉक्स। अभी हमको पता है स्मॉल पॉक्स पूरी तरीके से इरेडिकेट हो चुकी है, पोलियो भी पूरी तरीके से लगभग इरेडिकेट हो चुका है, क्योंकि जो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है, मैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन उसमें पार्टिसिपेट करती है और हर बच्चे को ये इम्यूनाइजेशन इस तरीके से दिया जाता है, तब ये बीमारी जो है जड़ से ख़त्म होती है। जैसे डिजीज़ लाइक polio, diphtheria, pneumonia and tetanus, they have been controlled in the large extent by this immunization program. Now what is immunity? इम्यूनिटी का मतलब होता है कि कोई जो होस्ट है उसकी बॉडी में किसी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के से लड़ने के लिए जो एबिलिटी होती है, ओवरऑल एबिलिटी बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ, इट इज़ कॉल्ड एज इम्यूनिटी. So the overall ability of the host to fight the disease causing organism by immune system, it is called as immunity. अब यहाँ देखिए, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इम्यूनिटी. यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे इम्यूनिटी अलग अलग एस्पेक्ट्स में अलग अलग हम देखेंगे. फर्स्ट वी विल सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. वन इज़ द इननेट इम्यूनिटी एंड सेकेंड इज़ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी. तो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज़ इननेट इम्यूनिटी. Now let us see the innate or the non-specific immunity. It is also called as the इनबॉर्न इम्यूनिटी. मतलब वो इम्यूनिटी जो कि बच्चे को बचपन से ही उसके पास प्रेजेंट होती है, बर्थ से ही जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है. इट इज़ नॉन स्पेसिफिक, मतलब किसी खास डिजीज़ के लिए ये इम्यूनिटी नहीं होती है. दैट इज़ कॉल्ड एज द इननेट इम्यूनिटी. इट इज़ द इनबॉर्न इम्यूनिटी.
और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि जब बच्चे को बर्थ से ही जो इम्यूनिटी होगी इट इज़ कॉल्ड एज द फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस। अब ये किस तरीके से होती है, दिस आर द डिफरेंट बैरियर्स, जैसे कि हमारी स्किन है, नोज़ के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, दिस ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स जो कि फॉरेन एजेंट्स को हमारी बॉडी में एंट्री में जो पहले ही प्रिवेंट करते हैं, दे आर कॉल्ड एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सो वेरियस बैरियर्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में फॉरेन एजेंट्स या फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर नहीं आने देते हैं, और ये हमारी बॉडी को दे आर ऑलवेज अवेलेबल टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा ही ये अवेलेबल होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज द इनबॉर्न इम्यूनिटी और द इननेट और द नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। हमको नहीं पता कि कौन सा फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंट्री करने वाला है, तो इस तरीके से जो है इट इज़ नॉन स्पेसिफिक इनबॉर्न इम्यूनिटी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एंड it prevents the entry of various agents into the body. दिस इज़ इननेट इम्यूनिटी। इफ़ एंटर्स, जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल अगर एंटर करेगा तो क्विकली जो है कुछ कंपोनेंट्स जो हैं इस सिस्टम के, जो हमारे इननेट इम्यूनिटी सिस्टम के जो कुछ कंपोनेंट्स हैं वो इसको ख़त्म कर देंगे। नाउ वी विल सी वन बाय वन और व्हाट आर दिस डिफरेंट कंपोनेंट्स विच आर किलिंग दिस फॉरेन पार्टिकल्स एज दे एंटर इन अवर बॉडी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स, ये क्या होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स which are included in the innate immunity. Let us see one by one. First is the physical barrier. Physical barrier में जो है सबसे पहले आता है that is the very wait. Now see the physical barriers जो हैं, इसमें आता है skin. It is the main barrier which prevents the entry of the microorganisms. जो स्किन है वो सबसे मेन फिजिकल बैरियर है जो कि सबसे पहले कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बॉडी के अंदर एंट्री करे उसके पहले ही उसको प्रिवेंट करने का काम जो है वो स्किन करता है। सेकंड इज़ द म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग of the respiratory, gastrointestinal and the urinogenital tracts. ये जितने भी ट्रैक्ट्स हैं जो कि हमारे बॉडी में डायरेक्टली इनका कांटेक्ट जो है आउटर इन्वायरमेंट से होता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोज से हम सांस लेते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हम मुंह से खाना खाते हैं, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, ये सब क्या होता है, इन सभी में म्यूकस कोटिंग जो है इनकी एपिथेलियल लेयर पे प्रेजेंट होती है। और ये एपिथेलियल लेयर पे जो ये म्यूकस की कोटिंग होती है ये क्या करती है, दे ट्रैप द माइक्रोब्स, जो भी माइक्रोब्स बाहर से एंट्री करते हैं उनको ये जो म्यूकस की कोटिंग होती है चिपचिपी होती है, यहाँ पर क्या होता है ये माइक्रोब्स जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। सो स्किन एंड द म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम, इट इज़ द फिजिकल बैरियर। ये जो है ये हमको जन्म से ही मिलती है, इट इज़ द इनबॉर्न इम्यूनिटी। Now second we will see of this inborn immunity only, that is the physiological barrier. एसिडिटी ऑफ द स्टमक, आपको मालूम है हमारे स्टमक का जो पीएच है वो एसिडिक होता है। वो इसलिए एसिडिक होता है क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन अगर हमारे या कोई भी माइक्रोब हमारे बॉडी के अंदर इंजेस्ट हो जाता है वाइल टेकिंग द फूड, ये स्टमक की एसिडिटी जो है मोस्ट ऑफ द इंजेस्टेड माइक्रोब्स जो हैं उनको ये किल कर देती है। सेकेंड इज़ द लाइसोजाइम। आपने जनरली देखा होगा आपकी आँख में कोई कचरा चला जाता है तो एकदम आँखों से टीयर्स या आंसू जैसे निकलते हैं, उसमें क्या होता है एक केमिकल प्रेजेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द लाइसोजाइम। तो दिस लाइसोजाइम इट इज़ प्रेजेंट इन द टीयर, इट इज़ प्रेजेंट इन द सलाइवा। ये क्या करते हैं, दे किल द बैक्टीरिया। किस तरीके से बैक्टीरिया को किल करते हैं, बाय डाइजेस्टिंग द बैक्टीरियल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया की जो बैक्टीरियल वॉल है, जो उसकी सेल वॉल है, उसको क्या कर देते हैं ये डाइजेस्ट कर देते हैं या उसको ख़त्म कर देते हैं। तो व्हाट, द टीयर्स और सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, द लाइसोजाइम। अब ये क्या, ये हमारी फिजियोलॉजी में ही प्रेजेंट है, ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ओके, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द फिजियोलॉजिकल बैरियर। ऊपर वाला फिजिकल था जो कि बिल्कुल बाहर के एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में था, स्किन एंड द म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम, दैट वाज फिजिकल। फिजियोलॉजिकल बैरियर में आपका एसिडिटी आ गई, लाइसोजाइम आ गया, एंड ऑल्सो एक सब्सटेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द पायरोजन। ये पायरोजन जो है इट इज़ ये WBC से रिलीज़ होता है। जनरली हमने देखा है कि हमको अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो क्या आता है कि फ़ीवर आता है हमको,
स्वीट। तो दिस फीवर कैसे आता है? फीवर आता है क्योंकि जो हमारे WBC है वो हमेशा ही फॉरेन पार्टिकल्स जो भी आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं, उनसे लड़ने के लिए WBC दे आर प्रेजेंट। ओके, तो ये जो WBC होते हैं ये एक सब्सटेंस को रिलीज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज पायरोजन। Okay, this substance it is called as pyrogen. It is released by WBC। और ये पायरोजन जो होता है ये क्या करता है कि बॉडी टेम्परेचर को एकदम से इंक्रीज़ करता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि जो भी माइक्रोब्स हैं वो उसकी ग्रोथ जो होती है वो प्रिवेंट होती है। द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स इट इज़ प्रिवेंटेड बाय द पायरोजन विच इज़ रिलीज्ड बाय WBC। So this is also the physiological barrier. Now see the next one, that is the interferon। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इंटरफेरॉन इट इंड्यूसेस द एंटीवायरल स्टेट इन द नॉन इन्फेक्टेड सेल। अगर समझिए कि कोई सेल है वो इन्फेक्टेड है और दूसरी एक सेल है विच इज़ नॉन इन्फेक्टेड, तो जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इंटरफेरॉन करके एक सब्सटेंस जो है वो रिलीज़ होता है और जो दूसरी नॉन इन्फेक्टेड सेल है उसमें एंटीवायरल स्टेट जो है वो प्रोड्यूस करता है, यानी कि उसमें वो वायरस इन्फेक्शन नहीं पहुँचे ऐसा सब्सटेंस जो है इट इज़ रिलीज दैट इज़ कॉल्ड एज द इंटरफेरॉन। सो इंटरफेरॉन इट इंड्यूसेस द एंटीवायरल स्टेट इन द नॉन इन्फेक्टेड सेल्स। Now see the third innate behavior है, ये भी एक तरह का या इनबॉर्न है, that is the phagocytic barrier। फैगोसाइटिक बैरियर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं दैट इज़ द पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। अब देखिए ये सारे फैगोसाइटिक बैरियर जो है इट इज़ ऑल्सो आस्क्ड इन एग्ज़ाम PMNL। देखिए इसका फुल फॉर्म PMNL का पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। देखिए जितना भी इम्यूनिटी हमारा सिस्टम है उसमें सब WBC को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, यही जो है यहाँ पर काम आएंगी, लेकिन WBC के डिफरेंट टाइप्स। अब यहाँ पर जो है PMNL न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस एंड नेचुरल किलर सेल्स, ये क्या हैं? ये सब ब्लड में प्रेजेंट होती हैं एंड टिश्यूज़ में भी होती हैं विच किल द पैथोजन बाय फैगोसाइटोसिस। कोई भी माइक्रोब या डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन आता है उसको जो ये सेल्स होती हैं, कौन कौन सी सेल हैं ये आपकी? ये सेल्स जो हैं दे आर द PMNL, मैक्रोफेजेस एंड नेचुरल किलर सेल्स। ये आती है फैगोसाइटिक बैरियर में क्योंकि ये जो तीनों तरह की सेल्स हैं ये ब्लड में और टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं। अगेन रिमेंबर, देखिए दिस इज़ अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग फॉर यू ऑल, इसको थोड़ा सा हम याद रखेंगे। फैगोसाइटिक बैरियर इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ इननेट और द इननेन बैरियर। इसमें क्या होता है? 3-4 तरह की सेल्स हैं, कौन कौन सी? PMNL का फुल फॉर्म है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL, एंड मैक्रोफेजेस एंड द नेचुरल किलर सेल्स। ये ब्लड में और टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं। ओके, एंड क्या करते हैं? दे किल द पैथोजन बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। कैसे किल करती हैं इस पैथोजन को? फैगोसाइटोसिस से। तो दिस वाज फैगोसाइटिक बैरियर। देन कम्स द नेक्स्ट वन दैट इज़ द इन्फ्लेमेटरी बैरियर। इन्फ्लेमेटरी बैरियर में आप देखेंगे कि हमें अगर कोई इंजरी होती है, आपने जनरली देखा होगा कि कोई हमको चोट लगती है उसके बाद अगर ब्लीडिंग बंद होती है तो कुछ पानी पानी जैसा डॉट्स जो है वो निकल के आता है। दिस इज़ रिलेटेड टू दिस ओनली। व्हेन देयर इज़ अ इंजरी टू द टिश्यू, जैसे ही कोई टिश्यू हमारा इंजर्ड होता है, ब्लड रिलीज़ होता है वहाँ से, देयर इज़ अ रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स बाय द मास्ट सेल। हमारे ब्लड में ये जो है मास्ट सेल भी प्रेजेंट होती हैं, इनसे ये दो सब्सटेंस जो हैं वो रिलीज़ होते हैं दैट इज़ द हिस्टामिन एंड द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये इन्फ्लेमेटरी बिहेवियर में हेल्प करने वाले सेल्स हैं विच आर
रिलीज्ड बाय द मास्ट सेल। देखिए याद रखिएगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फैगोसाइटिक बैरियर, इन्फ्लेमेटरी बैरियर, ये सब इम्पॉर्टेंट है। इन्फ्लेमेटरी बैरियर में क्या हो रहा है, व्हेन देयर इज़ अ इंजरी इन द टिश्यू, कोई भी टिश्यू में जब कोई चोट लगती है तो मास्ट सेल क्या करते हैं, सब्सटेंस रिलीज करते हैं। उस सब्सटेंस का नाम क्या है, हिस्टामिन एंड द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और ड्यू टू द वासोडाइलेशन देयर इज़ अ leakage of the vascular fluid containing the serum proteins with the antibacterial activity। vascular fluid यानी कि ब्लड से ही एक ऐसा लीकेज होगा, एक ऐसे सब्सटेंस का लीकेज होगा जिसमें कि क्या होगा, सीरम प्रोटीन रिलीज़ होगा। उसमें से आरबीसी रिलीज़ नहीं होगा, उससे ऐसे सीरम प्रोटीन्स रिलीज़ होते हैं उस हमारे वेस्कुलर फ्लूइड से। वेस्कुलर फ्लूइड यानी कि ब्लड, वेस्कुलर फ्लूइड से ऐसे सीरम प्रोटीन्स रिलीज़ होते हैं जिसमें कि कैसी, दे आर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। क्योंकि अब जो हमारी चोट है वो खुली हुई है, चोट खुली हुई होने से उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाने के लिए, क्योंकि अब हमारी चोट जो है वो एक्सपोज्ड है, तो क्या होता है कि जो वेस्कुलर फ्लूइड है उसका लीकेज होता है, उससे जो है सीरम प्रोटीन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, और उस सीरम प्रोटीन में क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। Further, there is the influx of the phagocytic cells into the infected area। उसके बाद फिर जो phagocytic cells है, कौन सी phagocytic cells, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर्स, दिस ऑल आर द phagocytic cells। फिर उस जगह पर phagocytic cells जो हैं वो रिलीज़ होती हैं और कोई भी जो पैथोजन है उसको ये किल कर देते हैं। सो दिस वॉज योर phagocytic behavior, inflammatory behavior। वो सारा जो था हमारा सारा का सारा, इट वॉज अंडर द इनबॉर्न और द इननेट इम्यूनिटी। उसमें हमने फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, फैगोसाइटिक, इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स के बारे में पढ़ा। नाउ वी विल सी द एक्वायर्ड और द स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब ये इम्यूनिटी हमारी इनबॉर्न इम्यूनिटी नहीं है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द एडॉप्टिव इम्यूनिटी और द एक्वायर्ड और द स्पेसिफिक इम्यूनिटी। मतलब हम किसी स्पेसिफिक पैथोजन के लिए जब इम्यूनिटी अपने होस्ट की बॉडी के अंदर डेवलप होता है, इट इज़ कॉल्ड एज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दिस इम्यूनिटी इट इज़ डेवलप्ड आफ्टर द बर्थ। ठीक है, बर्थ के बाद ये जो है इम्यूनिटी डेवलप होती है जब कोई पैथोजन बॉडी को एनकाउंटर करता है। अब ये पैथोजन हम डेलिबरेटली एनकाउंटर कराएं या वो नेचुरली ही वो पैथोजन या डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर अगर पहुंचता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम बर्थ के बाद में जो इम्यूनिटी डेवलप करता है आफ्टर द पैथोजन हैज़ इनकाउंटर्ड द बॉडी, दैट इम्यूनिटी इट इज़ कॉल्ड एज द एक्वायर्ड और द एडाप्टिव इम्यूनिटी। सो ये क्या करता है, ये हमारी जो इननेट इम्यूनिटी है, जो कि इनबॉर्न इम्यूनिटी है, उसको ये एक सप्लीमेंट्री इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। मतलब इट इज़ एन एडिशनल इम्यूनिटी विच इज़ प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द इननेट इम्यूनिटी। सी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है इसके कुछ फीचर्स होते हैं, वन बाय वन वी विल सी ऑल द फीचर्स। Very first it is the specificity, second is diversity, third is discrimination between the self and the non-self, fourth is the memory। अब देखिए, these are the unique features of the acquired immunity: specificity, diversity, discrimination between the self and the non-self, and fourth is the memory। तो हम सबसे पहले देखेंगे that is the specificity। स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि इट इज़ डिस्टिंग्विशिंग द स्पेसिफिक फॉरेन मॉलिक्यूल। हमारे बॉडी के किसी मॉलिक्यूल के लिए ये कोई रिएक्ट नहीं करेगा, कोई भी स्पेसिफिक अगर कोई फॉरेन मॉलिक्यूल आता है उसी को ही ये डिस्टिंग्विश करेगा, उसी को ही पहचानेगा और उसको किल करने की कोशिश करेगा। सो दिस इज़ द फीचर दैट इज़ ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सेकेंड इज़ द डाइवर्सिटी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही फॉरेन मॉलिक्यूल को ये डिस्टिंग्विश करेगा, इट इज़ हैविंग द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अ वास्ट वेराइटी ऑफ द फॉरेन मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे तरह के फॉरेन मॉलिक्यूल्स, वैरायटी ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करने की इसमें एबिलिटी होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ हैविंग द यूनिक फीचर कॉल्ड एज डाइवर्सिटी।
स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिक फॉरेन मॉलिक्यूल को पहचानेगा। डाइवर्सिटी वास्ट वैरायटी ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल को पहचानेगा। थर्ड है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ। It is able to recognize and respond to the molecules that are foreign or non-self. It will not respond to our own or molecules, own cell को या molecules को ये नहीं पहचानेगा। इसमें ये एबिलिटी होती है कि हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उनके लिए ये कोई रिस्पॉन्स कभी नहीं देगा। इसमें ये एबिलिटी होती है कि इट इज़ रिकॉग्नाइजिंग ओनली द फॉरेन और द नॉन सेल्फ। फॉरेन वाले को हम क्या बोलेंगे? दे आर द नॉन सेल्फ एंड दे विल नॉट रिस्पॉन्ड टू आवर ओन सेल्फ और द सेल्फ मॉलिक्यूल्स को ये रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ, मतलब अपने और पराये की इसको पहचान होगी। देन द फोर्थ वन इज़ द मेमोरी। मेमोरी दैट मीन्स कि अगर एक बार कोई फॉरेन पार्टिकल या माइक्रोब्स आया है बॉडी के अंदर, उसको इसने रिस्पॉन्स करके उसको एलिमिनेट भी कर दिया, तो ये जब भी दूसरी बार वो माइक्रोब अगर आएगा बॉडी के अंदर तो ये उसको पहचान लेगा, मतलब इट इज़ हैविंग इन इट्स मेमोरी। तो जो मेमोरी में इसने पहले एनकाउंटर में उसको याद रख के उस को ख़त्म किया था, उस माइक्रोब को, उस रिस्पॉन्स को जो उसने पहली बार दिया था, इट इज़ कॉल्ड एज द प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स। देखिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न ओवर हियर। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या हुआ? जब पहली बार वो फॉरेन माइक्रोब बॉडी के अंदर आया, पहली बार बॉडी के इम्यून सिस्टम ने उसको पहचाना उसके लिए जो अपना इम्यूनिटी शो करी और उसको एलिमिनेट किया और उसको ख़त्म किया। उसको ख़त्म करने के बाद उसने अपनी मेमोरी में उसको याद रखा कि ये कोई आया था, मैंने इसको ख़त्म किया। तो दूसरी बार जब भी वो आएगा, सेम माइक्रोब अगर आया, तो वो हाइटन्ड इम्यून रिस्पॉन्स देगा, यानी कि और शक्तिशाली तरीके से ये अपना इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगा। तो जब उस माइक्रोब ने सेकेंड टाइम बॉडी में एनकाउंटर किया, तो जो रिस्पॉन्स हमारे हमारे इम्यून सिस्टम ने दिया, दैट इज़ कॉल्ड एज द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। आई थिंक सो इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। दैट इज़ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कुछ फीचर्स होते हैं: स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ एंड द मेमोरी। मेमोरी में आपको प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसको अच्छे से याद करना पड़ेगा। अब देखिए तो प्राइमरी और जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, अब देखिए यहाँ पर टी सेल्स, बी सेल्स, ऐसी कुछ कुछ चीज़ें आपको दिखाई देंगी, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, जो मेमोरी सेल्स मेमोरी में जो रखा था हमारे इम्यून सिस्टम ने, तो जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हुआ था, ये जो प्राइमरी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हुआ, तो इम्यून सिस्टम ने कुछ ना कुछ एंटीबॉडीज़ डेवलप करी थी। एंटीबॉडीज़ डेवलप होती है WBC से। WBC को हम लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। सो द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, दे आर कैरिड आउट with the help of two special types of the cells of the body। ठीक है, दो स्पेशल टाइप्स के जो लिम्फोसाइट है जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोसाइट WBC होते हैं जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। रिमेंबर दिस। सो द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, दे आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स और द लिम्फोसाइट्स which are present in our blood, that is the B lymphocyte and the T lymphocyte। देखिए the B lymphocytes and the T lymphocytes, ये आपको याद रखना है कि जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो ब्लड में दो तरह की जो लिम्फोसाइट्स होती हैं उनके कारण होता है। तो ये दो तरह की जो लिम्फोसाइट है ये कौन कौन सी हैं? द बी लिम्फोसाइट एंड द टी लिम्फोसाइट्स। अब बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स का अलग अलग क्या काम है ये देखिए। द बी लिम्फोसाइट्स जो हैं दे प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन। आर्मी ऑफ प्रोटीन का मतलब है वही एंटीबॉडीज़।
बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं ये आर्मी ऑफ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करती हैं इन रिस्पॉन्स टू द पैथोजन इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम। हमारे ब्लड के अंदर जब कोई पैथोजन एंटर करता है तो क्या करती है, जो बी लिम्फोसाइट है ये बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती हैं और उस पैथोजन से लड़ती हैं। और यही प्रोटीन्स जो हैं, दिस प्रोटीन्स दे आर कॉल्ड एज एंटीबॉडीज़। So again listen, the primary and the secondary immune response, they are carried out by two special type of lymphocytes which are present in our blood, that is the B lymphocyte and the T lymphocytes. B lymphocytes, they produce an army of proteins in response to the pathogens into our blood to fight with them. और इन प्रोटीन्स को हम क्या कह रहे हैं, एंटीबॉडीज़। अब यहाँ बी सेल्स का तो ये काम हो गया कि ये आर्मी ऑफ प्रोटीन्स बना रही हैं किसी पैथोजेंस को लड़ने के लिए, ये एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कर रही हैं। और टी सेल्स क्या कर रही हैं, द टी सेल्स जो हैं वो खुद से दे डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडी, ये कोई एंटीबॉडी सिक्रीट नहीं करती हैं। कौन, टी सेल्स। ठीक है, टी सेल्स क्या हैं, दे आर ऑल्सो टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स ओनली। सो द टी सेल्स वो हैं, वो खुद से कोई एंटीबॉडी सिक्रीट नहीं करती हैं, लेकिन ये क्या करती है, बी सेल्स को हेल्प करती हैं एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कैरिड आउट बाय टू टाइप्स ऑफ सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड द टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, ब्लड में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं जो कि उस पैथोजन को किल करने में हेल्प करता है। टी लिम्फोसाइट्स कोई भी एंटीबॉडीज़ को सिक्रेट नहीं करती हैं, लेकिन ये बी लिम्फोसाइट को हेल्प करती हैं टू सिक्रेट द एंटीबॉडी। नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी, एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यू कैन सी ओवर हियर, ये ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो है इसमें 4 पेप्टाइड की चेन होती है। एंटीबॉडी क्या है, एक तरह का प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड्स की पूरी जो चेन है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है, तो पूरे के पूरे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो हियर व्हाट दे आर सेइंग, एंटीबॉडी चूँकि एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, इट इज़ हैविंग 4 डिफरेंट पेप्टाइड चेन्स, 4 पेप्टाइड चेन्स इसमें होती हैं। 2 जो हैं छोटी होती हैं, 2 स्मॉल, दे आर कॉल्ड एज द लाइट चेन एंड द 2 लॉन्गर। कई बार एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है या उसके फिगर को लेबल करने को एग्ज़ाम में आता है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से देखिए। और तो 2 छोटी जो चेन है पॉलीपेप्टाइड की, देखिए 4 चेन है, उसमें जो 2 छोटी हैं दे आर कॉल्ड एज द लाइट चेन, और जो 2 लंबी या लॉन्गर हैं दे आर कॉल्ड एज द हैवी चेन। तो उसी हिसाब से इस एंटीबॉडी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं H2L2, नहीं H यानी कि 2 हैवी चेन, L2 मतलब 2 लाइट चेन। डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज़ जो हैं हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, IgA, IgM, IgE, IgG। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। अब देखिए ये एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट भी है। ये स्ट्रक्चर एग्ज़ाम में ये बनाने को भी आ जाता है या ये लेबलिंग करने को भी आ जाता है। सो सी इट वेरी केयरफुली। देखिए ये जो 2 लंबी दिखाई दे रही हैं आपको, ये वाई शेप का पूरा कंप्लीट, दिस वन। सो दिस आर द 2 लॉन्ग चेन और द 2 हैवी चेन्स। ये 2 छोटी दिखाई दे रही हैं यहाँ पर आपको, दिस आर द 2 लाइट चेन, इसीलिए H2L2 हो गया। अब ये जो है ये जुड़ी हुई हैं बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड। यहाँ पर हम देखते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये N टर्मिनल है और ये C टर्मिनस है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन की सीक्वेंस यहाँ पर है, N टर्मिनस एंड द C टर्मिनस। और ये जो है आपको क्रिवाइसिस या जो पॉकेट टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो है दिस पॉकेट टाइप स्ट्रक्चर लाइक दिस, यू कैन सी ओवर हियर। यहाँ जो है एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी कि कोई फॉरेन पार्टिकल जो है यहाँ पर आकर बाइंड होता है, स्पेसिफिक है। हर एंटीबॉडी किसी न किसी फॉरेन पार्टिकल के लिए ये स्पेसिफिक है या ये बनते हैं तो इसमें ये स्पेसिफिसिटी आ जाती है। तो ये स्पेसिफिक एंटीजन जो है इस जगह पर आकर बाइंड हो जाता है एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल के साथ। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं इसको। ये देखिए आप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ हैं, ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं है वैसे।
IgA जो है ये एंटीबॉडीज़ जो म्यूकोसा का एरिया है, जहाँ पर कि म्यूकोसल लाइनिंग है, म्यूकोसा की लेयर है, जो कि हमने इन्नेट इम्यूनिटी में देखा था। तो गट यानी कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है, यहाँ पर क्या होता है, पैथोजेंस जो है वो इकट्ठे नहीं हो, ठीक है। तो ये उस जगह पर प्रेजेंट होता है IgA। IgA हमने पहले ही बोला कि इनबॉर्न है, तो इसको याद रखने के लिए है तो यूरिनोजेनिटल, रेस्पिरेटरी पैथोजेंस और इन्नेट जो है इम्यूनिटी में ये आता है। तो इसीलिए A फॉर ABCD, तो बर्थ से ABCD सीखते हैं, दैट इज़ वाई वी कैन लर्न दिस IgA जो है इसके लिए। और ब्रेस्ट मिल्क में भी जो है ये IgA इट इज़ प्रेजेंट। एंड आपके जो सिलेबस में है दैट इज़ IgE ऑल्सो। IgE से आप एलर्जी को याद रख सकते हैं। तो जो एलर्जी के समय जो एंटीबॉडी सिक्रीट होते हैं, जिससे कि मैंने बोला था कि हिस्टामिन है विच आर सिक्रीटेड फ्रॉम द मास्ट सेल, है ना, ये क्या करते हैं, ये एलर्जी में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से IgE जो है इट इज़ फॉर एलर्जी, IgA है ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है। और जो इन्नेट इम्यूनिटी रहती है, इन्नेट इम्यूनिटी का कौन सा टाइप, दैट इज़ अ फिज़िकल बैरियर वाला। फिज़िकल बैरियर में हमने देखा था म्यूकोसा की लाइनिंग है और जो एलिमेंट्री कैनाल है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है। फिर ये उसके बाद फिजियोलॉजिकल के पार्ट में भी थोड़ा सा, दैट इज़ अ ब्रेस्ट मिल्क है, टीयर है, सलाइवा है, इन सब में IgA वाला प्रेजेंट होता है। IgE जो है वो आपके एलर्जी में प्रेजेंट होता है। और उसके बाद जो है IgG है, ये 4 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। ज़्यादा करके जितने भी एंटीबॉडी और जो पैथोजेंस उसके साथ रिएक्ट करते हैं, प्लेसेंटा में भी ये एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट होता है और फीटस में ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है IgG। फिर उसके बाद IgM जो है इट इज़ प्रेजेंट ऑन द B सेल्स और इट इज़ जस्ट एलिमिनेट्स द पैथोजेंस इन द अर्ली स्टेजेस। एकदम से बी वाले जो एंटीबॉडीज़ जब सिक्रीट होते हैं तो क्या होता है, ये IgG जो है सफिशिएंट वहाँ पर पहले से ही प्रेजेंट होता है। तो मेन आपके जो सिलेबस में इट इज़ IgE, IgG, IgM, ये वाले जो हैं आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो रिमेंबर दिस वन, सी IgE, IgG। और इसके पहले भी हमने देखा था कुछ थे यहाँ पर, दैट वाज वेट फिजिकल बैरियर्स वी हैड सीन completed, phagocytic behaviors we have completed, acquired immunity में we had seen the unique features, and here in antibodies we have seen the different types of antibodies, that was IgA, IgM, IgG, IgE, IgA, IgM, IgE and IgG, ये जो है मेन आपके हैं। अ फिगर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल अभी हमने देख लिया। बिकॉज़ ये जो हैं सारे रिस्पॉन्सेज एंटीबॉडीज़ जो हैं, ये आप याद रखिएगा, ये पूछते हैं अक्सर एग्ज़ाम में। ये जो एंटीबॉडीज़ हैं दे आर फाउंड इन द ब्लड, ठीक है। ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए ये जो रिस्पॉन्स है इट इज़ कॉल्ड एज द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो जो इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स है वो ब्लड के थ्रू होता है, यानी कि जो एंटीबॉडीज़ ब्लड में प्रेजेंट होती हैं और जो इम्यून रिस्पॉन्स ब्लड के थ्रू होता है, that is called as the humoral immune response. So this is one type of our acquired immune response. तो हमने जो acquired immunity response देख रहे थे उसमें 2 टाइप हैं, एक है humoral immune response और एक होता है cell mediated immune response। तो हमने जो पहला वाला देख लिया दैट इज़ द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि एंटीबॉडीज़ के बारे में हमने देखा, T सेल्स, B सेल्स, ये लिम्फोसाइट्स थे, ये ब्लड में प्रेजेंट थे और ब्लड में ही जो पैथोजेंस आ रहे थे ये उनसे लड़ रहे थे। तो इस तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स जो कि ब्लड मीडिएटेड होता है इट इज़ कॉल्ड एज द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। So this is one of the 2 types of our acquired immune response, that is the antibody mediated. The second type is called as the cell mediated immune response or the cell mediated immunity, CMI. The T lymphocytes, अब यहाँ पर क्या होगा, T lymphocytes जो हैं यहाँ पर मीडिएट करेंगे या हेल्प करेंगे।
वेरी ऑफन हमने देखा होगा कि ज़्यादा करके ह्यूमन ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट होता है, किसी का हार्ट फेल होता है या किडनी ट्रांसप्लांट है, आई में रेटिना का ट्रांसप्लांटेशन होता है, लीवर का ट्रांसप्लांटेशन होता है। तो कई बार क्या होता है, पेशेंट जो है एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर वो एक फॉरेन ऑर्गन जो है वो डल चुका है। ठीक है, तो वो फॉरेन ऑर्गन जब डला तो हमारे जो मेमोरी सेल्स हैं वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचान रहे हैं, तो वो तुरंत क्या करेंगे, उस नॉन सेल्फ यानी कि जो भी वो ग्राफ्ट है उसको वो रिजेक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो द सम ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक हार्ट, आई, किडनी फेल टू फंक्शन सेटिस्फैक्टरली। तो ट्रांसप्लांटेशन ही इसकी एकमात्र रेमेडी होती है जिससे कि पेशेंट जो है अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी सके। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम एक सूटेबल डोनर को ढूंढते हैं कि आखिर किसका जो है ऑर्गन लिया जाए। तो सबसे पहले डॉक्टर उसमें क्या चेक करता है, ग्राफ्ट्स किसी भी एनिमल सोर्स से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो आज नहीं तो कल जो है वो लेटर रिजेक्ट हो जाता है। तो उसके पहले क्या होता है, टिश्यू मैचिंग की जाती है, ब्लड ग्रुप की मैचिंग की जाती है, इसके पहले कि कोई ग्राफ्ट जो है बॉडी में इम्प्लांट किया जाए। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अगर ट्रांसप्लांटेशन हो भी जाता है तो भी लाइफ लॉन्ग जो है पेशेंट को दवाई लेनी पड़ती है, विच आर कॉल्ड एज द इम्यूनो सप्रेसेंट्स। ऐसी दवाइयाँ को हम कहते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट्स, क्योंकि जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो नॉन सेल्फ को पहचान के वो एकदम से एक्टिवेट हो जाएगा और उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो उस इम्यून सिस्टम को दबाने के लिए जो है इम्यूनो सप्रेसेंट कई सारी जो दवाइयाँ होती हैं वो ली जाती हैं, तो वो लाइफ लॉन्ग उसको लेनी पड़ती है, बिकॉज द बॉडी इट इज़ एबल टू डिफ्रेंशिएट द सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ। सो हमारा सेल्फ मेडिएटेड जो इम्यून रिस्पॉन्स है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। आगे समझ में? Now we will see the next type that is called as the active and the passive immunity, which we will see in our next part. Thank you all of you.